नमस्कार। देखिए, अकबर जो था वो भारत का महान विजेता था, लेकिन एक छोटे से राज्य ने अकबर की साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को समाप्त कर दिया और अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। और वह राज्य कौन सा था? वह राज्य था मेवाड़ राज्य। ठीक है। और आज हम राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो हर भारतवासी के लिए गौरव का प्रतीक है। आज जो हमारी प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 78 प्रश्न रहेंगे। बीच बीच में व्याख्या भी होती जाएगी। और यकीन मानिए, उदय सिंह के बारे में परीक्षा में कोई प्रश्न आता है या महाराणा प्रताप के बारे में कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। ठीक है। देखिए, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें हम देखिए सबसे पहले अगर राजस्थान के इतिहास की बात करें तो हम राजस्थान के इतिहास में जनपद युद्ध से लेकर चौहान वंश और मेवाड़ वंश के अंतर्गत बप्पा रावल से लेकर राणा विक्रमादित्य तक पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और आप उज्जवल जी के चैनल की राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर ये सब पढ़ सकते हैं। रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी है, तो आप उज्जवल जी के चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सारा सब जो है सिलेबस करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के माता पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह द्वितीय के माता पिता का नाम था, देखिए, पिता थे राणा सांगा और माता थी रानी कर्मावती या रानी कर्णवती। ठीक है। और जब चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1534 में, तो जोहर कर लेती हैं रानी कर्मावती। ठीक है। और बाबर के साथ आपको युद्ध होंगे याद, खानवा के, तो ये राणा सांगा के साथ हुए थे। आगे है महाराणा उदय सिंह का जन्म कब और कहां पर हुआ था? महाराणा उदय सिंह का जो जन्म हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ है 4 अगस्त 1522 को। देखिए, इनका जो लालन पालन हुआ है वो कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने किया था। जो पन्नाधाय थी, उन्होंने अपने जो पुत्र थे चंदन, उनका बलिदान देकर इनको कहां भेज दिया था? कुंभलनेर के दुर्ग में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक कब और किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने अपने पैतृक राज्य चित्तौड़ पर कब अधिकार किया? जब वो शासन संभाल लेते हैं उसके बाद 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग से ही वो कहाँ जाते हैं? चित्तौड़ जाते हैं और वहां पर चढ़ाई कर देते हैं, बनवीर को मार देते हैं और अपना जो पैतृक राज्य है वो पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह ने शेरशाह से युद्ध किए बिना ही चित्तौड़ किले की चाबियां कब शेरशाह को थमा दी? तो 1544 ईस्वी में। ठीक है। और देखिए, इसके पीछे कारण क्या था कि युद्ध जो है शेरशाह से टल जाए। ये नरसंहार नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए इनका जीवन आप शुरू से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो है कर्मवती के जब वो साका कर लेती हैं, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, जोहर कर लेती हैं, तब उदय सिंह जो है ये अकेले पड़ जाते हैं। इनको फिर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के आशा देवपुरा संभालते हैं। उसके बाद वापस से क्या होता है कि ये बड़ी मुश्किलों से चित्तौड़ पर शासन संभालते हैं। इतने में जो है शेरशाह आ जाते हैं। अब वो युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1540 में अपने पैतृक राज्य को प्राप्त किया है। तो अब वो क्या करते हैं, शेरशाह को चाबियां थमा देते हैं, ताकि वापस से जब ये जाएगा तो वापस से हमला करके हम अपना जो चित्तौड़ है वापस प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, उदय सिंह ने उदयपुर नगर कब बसाया? उदय सिंह ने उदयपुर नगर को 1559 ईस्वी में बसाया था। ठीक है। देखिए, और इसको अपनी राजधानी बना लिया था। किसे? उदयपुर नगर को। आगे है
अगला प्रश्न, शेरशाह ने किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चित्तौड़ में नियुक्त किया था? शेरशाह की बात करें तो खास खान जो था उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चित्तौड़ में नियुक्त किया था शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? एक आक्रमण टला नहीं, दूसरा आक्रमण फिर से हो जाता है। तो ये आक्रमण होता है 23 अक्टूबर 1567 में। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर क्या करते हैं? चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। अकबर के 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या था? देखिए, कारण था कि मालवा के जो मांडू शासक थे बाज बहादुर, इनको राणा उदय सिंह अपने यहाँ शरण दे देते हैं और यही कारण रहा कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब हम इतिहास को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बाज बहादुर की जो स्टोरी है इसको बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है, राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय दुर्ग किसे सौंपा? तो देखिए, ये चाहते नहीं थे छोड़ के जाना, लेकिन इन जो एक सभा होती है और सभा के दौरान जो है ये निर्णय लिया जाता है कि उदय सिंह जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? पहाड़ों में चले जाएंगे अपने परिवार को लेकर और सैनिकों को लेकर, और लगभग 8000 की सेना जो है वो किनके साथ रहेगी? राठौड़, जयमल और रावत फत्ता के जो है संरक्षण में, नियंत्रण में, निर्देशन में। और ये दोनों जो हैं ये सेनापति रहेंगे जो अलग अलग कमान संभालेंगे चित्तौड़ में। एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ ये रहेगा। ठीक है, ताकि जो आक्रमण है उसको विफल किया जा सके। और ये खुद कहाँ चले जाते हैं राणा उदय सिंह? ये मेवाड़ के जंगलों में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अकबर ने किस हथियार से जयमल को मारा? अकबर ने जयमल को मारा था संग्राम बंदूक से। देखिए, जयमल की बात करें तो जयमल जो है ये साथ में इनके होता है कल्ला जी, जिनको आप जानते हैं भली बनती कल्ला राठौड़। ठीक है, कल्ला राठौड़ और जो जयमल होते हैं ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो हनुमान पोल है और जो भैरव पोल है वहां पर ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, रावत फत्ता कहां पर वीरगति को प्राप्त हुए? फत्ता सिसोदिया या फत्ता जो थे ये रामपोल के भीतर जो है चित्तौड़ में वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगर हम रावत फत्ता की बात करें तो जो चूंडा था, चूंडा का पुत्र था कांधल, कांधल का ये क्या था? पोत्र था फत्ता। ठीक है, क्या था? पोता था, पड़पोत्रा था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? कांधल और ये सब कहाँ के थे इनके? ये आमेट जो राजसमंद में आमेट है उस ठिकाने के पूर्वज थे इनके, जो है दादा परदादा। तो ये इनकी हिस्ट्री थी थोड़ी सी। आगे है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? पहला साका कब होता है? 1303 में। दूसरा साका कब होता है? 1534 में। पहले साके में जौहर कौन करती हैं? पद्मावती, और दूसरे साके में उदय सिंह की माता करमवती या कर्मावती या कर्णवती। तीसरा साका जो होता है ये किया जाता है 1568 में, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किसका होता है? अकबर का। ठीक है, देखिए, राजपूत जो वीरांगनाएं हैं वो जौहर कर लेती हैं। चित्तौड़ के किले पर अकबर ने कब अधिकार कर लिया? 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। किसकी बहादुरी पर प्रसन्न होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई? तो देखिए, जयमल मेड़तिया जो है और साथ में पत्ता जो है सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया या पत्ता सिसोदिया, इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई किसने? अकबर ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो औरंगजेब था, जब औरंगजेब का समय आता है तो ये दोनों जो मूर्तियां हैं इनको तुड़वा देता है। और एक चीज और कि एक प्रतिमा इन दोनों की जो है वो बीकानेर के जूनागढ़ जो है वहां पर लगाई गई थी। ठीक है, और एक चीज
कि अकबर जो हैं, जब उनको पता लगता है इनके पास सेना जो है 60,000 के लगभग होती है, और जो इधर जैमल और फत्ता होते हैं इनके पास सेना होती है 8,000 की। जब इनको पता लगता है 40,000 के लगभग सेना जो है, 40-48,000 के लगभग सेना मारी जा चुकी है, अकबर के पास लगभग 20,000 सेना बचती है। अकबर जब आते हैं बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर मौत का फरमान जारी कर देते हैं। 30,000 जो आम जनता है चित्तौड़ की, उनको क्या कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि ये जो अकबर है, इसका नाम जो है, या आप कह लीजिए इतिहास में इनके ऊपर कलंक है, ये जो कत्लेआम करवाया जाता है चित्तौड़ का। तो किसकी, ये कितने कत्लेआम करवाता है, 30,000 जो आम जनता है उनकी। उसके बाद इसको पछतावा होता है शायद, और फिर ये क्या करता है, आगरा में ये मूर्तियां बनवाता है। आगे है, उदय सिंह का स्वर्गवास कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए इनका स्वर्गवास जो हुआ है 28 फरवरी को 1572 में। कहां पर, तो गोगुंदा में। राणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है, गोगुंदा कहां पड़ता है, उदयपुर में। राणा उदय सिंह की छतरी कहां बनी है, गोगुंदा में, गोगुंदा उदयपुर में, जहां पर इनका स्वर्गवास होता है। लॉयन ऑफ चित्तौड़ किसे कहा जाता है, जयमल को कहा जाता है। उदय सागर का निर्माण कब और किसने करवाया, 1565 ईस्वी में करवाया था उदय सिंह ने। देखिए जैसे ही ये 1559 में उदयनगर को बसाते हैं, तभी से इसका निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन ये तैयार जो है उदय सागर 1565 में होता है। मेवाड़ के कौन कौन से शासक अकबर के समकालीन थे। तो मेवाड़ के देखिए सबसे पहले तो राणा उदय सिंह हैं, फिर महाराणा प्रताप हैं, और अमर सिंह का भी काफी टाइम जो है वो इनके समान था। बाद में जहांगीर के भी समकालीन रहे हैं अमर सिंह। देखिए तीनों में से एक को भी अकबर अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमर सिंह की, तो अमर सिंह ने अपने अंतिम समय में जहांगीर से अपनी शर्तों पर संधि की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था। प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के बादल महल में, और यहीं पर जो है महाराणा सांगा का भी जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की माता पिता का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के माता पिता में है रानी जयवंता बाई, जो कि इनकी माता थी, और पिता थे महाराणा उदय सिंह। रानी जयवंता बाई किसकी पुत्री थी, ये पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। ये भी काफी वीर थे। महाराणा उदय सिंह ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो जगमाल को नियुक्त किया था। जगमाल जो था ये भाटी जो राजवंश की पुत्री थी धीरबाई, उनका पुत्र था, और इनसे काफी प्रभावित थे महाराणा उदय सिंह जो है धीरबाई से। तो इसीलिए जगमाल जो था छोटा था उम्र में महाराणा प्रताप से, लेकिन फिर भी इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया अपने जिंदा रहते। ठीक है, जगमाल की माता कौन थी। जगमाल की माता जो थी वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री थी, जिनका नाम था धीरबाई। जगमाल को राजगद्दी पर बिठाए जाने पर इसका प्रबल विरोध किसने किया। जगमाल को जब राजगद्दी पर बिठाया जाता है तो जो प्रताप के नाना जी हैं अखेराज, जालोर के अखेराज, और साथ ही ग्वालियर के राम सिंह, ये दोनों जो हैं प्रबल विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा बेटा है उसे ही गद्दी मिलनी चाहिए। प्रताप बड़े हैं, योग्य हैं, इनको गद्दी पर बिठाया जाए। मेवाड़ के राजमहलों की क्रांति किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जगमाल को गद्दी से उतार कर महाराणा प्रताप को जब गद्दी पर बिठाया जाता है तो ये मेवाड़ के राजमहलों की क्रांति बन गया, क्योंकि देखिए पूर्व महाराणा के निर्णय को बदल कर गद्दी पर जो बैठा महाराणा है उसको उतार दिया गया। तो ये क्या कहलाता है, ये मेवाड़ के राजमहलों की क्रांति कहलाता है। महाराणा प्रताप को राज सिंहासन पर कहां बिठाया गया। तो देखिए राज सिंहासन तो नहीं कह सकते, गोगुंदा में जहां पर उत्तर क्रिया होती है, किसकी उत्तर क्रिया किसकी होती है,
उदय सिंह की। तो वहां पे गोगुंदा में महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, बाद में विधिवत जो इनका हुआ है राजाभिषेक वो कुंभलगढ़ में हुआ है। ठीक है, जगमाल नाराज होकर किसके पास चला जाता है? अच्छा, एक चीज और, ये गोगुंदा में बिठाया जाता है तो प्रमुख जितने भी सरदार होते हैं उनकी सहमति से महाराणा उदय सिंह की उत्तर क्रिया से लौटकर जो है यहाँ पर गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज सिंहासन जो है इससे बिठाया जाता है, राज तिलक किया जाता है। और बाद में जब जगमाल को पता चलता है वो नाराज हो जाता है, लेकिन कर कुछ सकता नहीं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण सरदार हैं वो सारे महाराणा प्रताप की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस थे जो है कीका के नाम से, और बहुत प्यार करती थी जनता इनको। तो जगमाल को पता होता है कि अब जो है मेरा कोई बस नहीं चलेगा, मैं राजा नहीं बन सकता, तो ये किसके पास चला जाता है? ये अकबर के पास चला जाता है। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? महाराणा पत्नी की बात करें, महाराणा प्रताप की पत्नी की, उनका नाम था अजमादेव पंवार, जिनसे इनको पुत्र हुआ था अमर सिंह। राणा प्रताप किस नाम से लोकप्रिय थे? देखिए, कीका नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, देखिए जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी जो उम्र होती है, इनकी जो आयु होती है वो 32 वर्ष होती है। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कहां पर मनाया गया? ये कुंभलगढ़ में मनाया गया था। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में जोधपुर के कौन से शासक आए थे? राठौड़ राजा रावचंद्र सेन आए थे। सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौते के कितने प्रयास कब से कब तक किए? 4 प्रयास किए, 1572 से लेकर 1573 तक। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए दूतों का क्रम क्या था? देखिए, सबसे पहले अकबर भेजता है किसे? जलाल खान कोर्ची को, नवंबर 1572 में। उसके बाद आमेर के जो कुंवर मानसिंह हैं, जून 1573 में इनको भेजा जाता है। उसके बाद इससे भी बात नहीं बनती तो आमेर के राजा भगवंत दास, जो कि कुंवर मानसिंह के पिता होते हैं, आमेर के शासक होते हैं, इनको 1573 सितंबर के महीने में भेजा जाता है। और अंत में जब देखा जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता तो राजा टोडरमल को भेजा जाता है, जो कि अपनी बात रखने में काफ़ी जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनकी बात कोई टाल नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ये जो है आप कह सकते हैं नवरत्नों में शामिल थे। तो नवरत्नों में शामिल किया है तो किसी कारण से किया होगा। तो दिसंबर 1573 में अंतिम रूप से इन्हें भेजा जाता है। ठीक है, आगे है मानसिंह के जीवन का पहला युद्ध जिसमें वह स्वयं सेनापति बना। हल्दी घाटी के युद्ध में कुंवर मानसिंह को सेनापति बनाया जाता है। मानसिंह शाही सेना लेकर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अजमेर से कब रवाना हुए? किस युद्ध के लिए? हल्दी घाटी के युद्ध के लिए ये अजमेर से रवाना होते हैं 3 अप्रैल 1576 में। महाराणा प्रताप का लोकप्रिय साहित्यिक नाम क्या था? पातल था इनका साहित्यिक नाम। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। कुंवर मानसिंह ने कहां पर डेरा डाला? मांडलगढ़ में डेरा डाला था। देखिए, जब महाराणा प्रताप को मानसिंह के मांडलगढ़ पहुंचने का जो है समाचार मिलता है तो वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर गोगुंदा से वो खमनोर से 10 किलोमीटर दूर जो दक्षिण पश्चिम में लोसिंग गांव है वहां पर पहुंचते हैं। किस गांव में पहुंचते हैं? बाद में लोसिंग गांव में पहुंचते हैं, जो हल्दी घाटी के काफी करीब था। ठीक है, आगे देखिए, राजसमंद जिले में नाथद्वारा से 11 मील दूर दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा व खमनोर के बीच का संकरा स्थान क्या कहलाता है? हल्दी घाटी कहलाता है। ठीक है, देखिए राजसमंद जो जिला है उससे नाथद्वारा से 11 मील दूर जो है गोगुंदा है, और खमनोर जो है उसके बीच का संकरा रास्ता जो है हल्दी घाटी कहलाता है। और यहाँ की मिट्टी जो है हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा।
हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? युद्ध जो है 21 जून 1576 में हुआ। ठीक है, विक्रम संवत 1633 था। देखिए कई जगह आपको डेट मिलेगी 18 जून, लेकिन ज्यादा बढ़िया ये है, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और जो राजस्थान सरकार का प्रकाशन है, उन दोनों में जो डेट दी गई है वो 21 जून दी गई है। आगे है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की सेना का मुख्य व सहायक सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति तो मानसिंह था और जो सहायक सेनापति था वो आसफ खान था। जब डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आसफ खान के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य जो है वो आपको बताए जाएंगे। महाराणा प्रताप की सेना के सबसे आगे के भाग का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूर पठान ने किया था। ठीक है, देखिए प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसे महाराणा प्रताप काफी मानते थे, और इन्होंने सेना के सबसे अग्रिम भाग में किसको नेतृत्व प्रदान किया? हकीम खान सूर पठान को। इसका मतलब क्या था? ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जातिगत भेदभाव जो है वो नहीं करते थे। हकीम खां सूरी का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा जो है खमनोर उदयपुर में स्थित है, क्योंकि इस युद्ध में ये जो है मारे जाते हैं, तो खमनोर युद्ध जो है उदयपुर में इनका मकबरा स्थित है। मुगलों की जो शाही सेना है उसकी शाही सेना जो थी उसके साथ हल्दी घाटी युद्ध में प्रमुख इतिहासकार कौन था? अल बंदायूनी। कौन था? अल बंदायूनी। और इसने किताब लिखी थी, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी किताब है, जिसके अंतर्गत हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इसने किया है। मुगलों की शाही सेना की अग्रिम पंक्ति का संचालन किसने किया? आसफ खान और जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा कौन था? ये भारमल का छोटा बेटा था। महाराणा प्रताप के घायल होने पर राज चिन्ह किसने धारण किया? झालाबीदा ने। ठीक है, और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। महाराणा प्रताप नहीं चाहते थे कि वो युद्ध को छोड़कर जाएं, लेकिन झालाबीदा और जो बाकी इनके सामंत थे उनके कहने पर महाराणा प्रताप को यहां से जाना पड़ा, और फिर राज चिन्ह जो है वो किसने धारण किया? झालाबीदा ने। महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ग्वालियर के राम सिंह और उनके पुत्र, शालीवाहन, भामाशाह और उनका भाई ताराचंद, झाला मानसिंह, झालाबीदा, सोनगरा मानसिंह आदि। भीलों की ओर से किस भील ने भीलों की सेना लेकर प्रताप का साथ दिया? तो ये थे पूंजा भील, जिन्होंने साथ दिया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का वह भाई जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना में था, जो शक्ति सिंह था, ये रूठ कर चला गया था। किस सेना में? मुगल सेना में। बाद में प्रताप जब घायल हो जाते हैं और जो इनके सामंत हैं और कुछ सैनिक हैं उनके साथ जा रहे होते हैं युद्ध क्षेत्र को छोड़कर, तो उनके पीछे क्या है? 2 मुगल सैनिक जो हैं वो उनका पीछा करते हैं। ये चीज जो है शक्ति सिंह देख लेता है, तो शक्ति सिंह क्या करता है? पीछे से जाकर और उसको अपने जो है भाई का प्रेम जाग उठता है और इन दोनों सैनिकों को वो मार देता है। और दोनों भाई जो हैं राणा प्रताप और शक्ति सिंह, ये कहां पर मिलते हैं? एक नाला है उसके किनारे, कौन से गांव में? बलीचा गांव में। एक नाले के किनारे मिले जहां पर चेतक जो है उसकी डेथ हो जाती है, आखिरी सांस लेता है, और इसी बलीचा गांव में जो है छतरी बनी हुई है किसकी? चेतक की। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद किस गांव में पहुंचे? देखिए वो घायल अवस्था में कहां पहुंचते हैं? कोलियारी गांव पहुंचते हैं और यहीं पर इनका इलाज होता है और यहीं से वे कुंभलगढ़ रवाना हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इस युद्ध का लक्ष्य क्या था? ये हल्दी घाटी युद्ध वैसे जीता किसने? जीता, इतिहास में कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध मुगलों ने जीता, लेकिन देखिए इस युद्ध का लक्ष्य ये था कि राणा प्रताप को पकड़ा जाए या फिर इन्हें मारा जाए। न तो वो मारे गए और न ही वो पकड़े गए, तो कुल मिलाकर ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये किसके पक्ष में रहा? न तो ये प्रताप के पक्ष में रहा, न ही ये जो है
मुगलों के पक्ष में रहा। लेकिन महाराणा प्रताप को एक चीज समझ में आ गई कि अब मुझे सीधा युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे छापामार युद्ध पद्धति जो शिवाजी ने अपनाई है उसको अपनाना चाहिए। तो बाद में इस युद्ध के बाद वो कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाते हैं, छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं, और उसके बाद एक युद्ध जो है वो जीतते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात कौन सी सैनिक नीति अपनाई, गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति जो है वो अपनाई। अगला प्रश्न है, अल बदायूनी जो कि इतिहासकार था, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है, किस ग्रंथ में किया है, मुंतख्वाब उत तवारीख। देखिए, एक तो है मुंतख्वाब उत तवारीख, ये तो है अल बदायूनी का, एक है मुंतख्वाब उल तवारीख। जो तवारीख वाला है, तवारीख यानी कि तारीख या तवारीख, ये जो लिखा है ये लिखा है अब्दुल कादिर ने, अब्दुल कादिर ने। तो याद रखिएगा, जो मुंतख्वब उत तवारीफ है वो तो अल बदायूनी का है, और मुंतख्वब उल तवारीख जो है वो अब्दुल कादिर का है। दोनों में इतना ही अंतर है, और दोनों ही ऐतिहासिक ग्रंथ है, दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इतिहास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली, हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। क्योंकि जो थर्मोपोली है वो भी जब आप पढ़ते हैं तो वो भी एक संकरा क्षेत्र था, और हल्दी घाटी भी एक संकरा क्षेत्र था, इसीलिए थर्मोपोली का नाम दिया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है, अकबर का दोस्त भी था और उसका जो है इतिहासकार भी था। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है, जो कि इसके साथ आया था, हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना के साथ आया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति किस किले में बनाई गई और युद्ध की तैयारी कहां पर की गई। देखिए, युद्ध की जो तैयारी की गई थी, रणनीति बनाई गई थी किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा, आसफ खान के द्वारा, कछवाहा जो है जगन्नाथ कछवाहा, इनके द्वारा ये बनाई गई थी अकबर के किले अजमेर में, और जो मांडलगढ़ है वहां पर इस युद्ध की तैयारी की गई थी। मेवाड़ का कर्नल टॉड ने किसे कहा है, भामाशाह को कहा है। ठीक है, देखिए भामाशाह को कर्नल टॉड ने क्या कहा है, मेवाड़ का कर्ण कहा है, और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, भामाशाह को। क्यों कहा जाता है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि मेवाड़ के जो मंत्री थे भामाशाह, जो कि बाद में प्रधान बना लिए गए थे, जो है किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा। भामाशाह ने अपनी जितनी संपत्ति थी, सारी की सारी संपत्ति मेवाड़ की रक्षा के लिए, सेना को पुनर्गठित करने के लिए जो है दान में दे दी, किसको, राणा प्रताप को। इसलिए मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, भामाशाह को। अगर वो नहीं देते तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो सेना जो है वो किस प्रकार से इकट्ठी करते। तो मेवाड़ का उद्धारक कौन है, भामाशाह। सम्राट अकबर ने अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई कब आरंभ की। अब देखिए, अकबर जो है इसको गुस्सा आ गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध तो हम हार गए हैं, जीतकर भी हार गए हैं। अब वो क्या करता है, अक्टूबर 1576 में सोचता है कि अब मैं खुद ही जाऊंगा और खुद इसको मारूंगा। ठीक है, तो अकबर ने अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई जो थी शुरू की थी वो अक्टूबर 1576 में की। अकबर ने 1576 में उदयपुर को जीतकर उसका क्या नाम रखा, उसका नाम रखा मुहम्मदाबाद। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रताप को पकड़ नहीं पाए। अब वापस चले जाते हैं कहां पर, आगरा। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान को शाही सेना सहित पहली बार कहां और कब भेजा। देखिए, 3 बार भेजा था शाहबाज खान को। पहली बार शाही सेना के साथ भेजा 15 अक्टूबर 1577 में कुंभलगढ़ में, क्योंकि देखिए मानसिंह से तो ये हो जाते नाराज, फिर उनको बाद में नहीं बुलाते, और किसको भेजते हैं, शाहबाज खान को भेजते हैं 15 अक्टूबर 1577 में कुंभलगढ़ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, ये चित्तौड़ के बाद जो है दूसरी राजधानी एक तरह से थी इनकी, और चावड़ तो थी, लेकिन चित्तौड़ के बाद मुख्य इनका जो था क्षेत्र वो कुंभलगढ़ ही था। कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया गया किसके द्वारा, शाहबाज खान के द्वारा, लेकिन प्रताप को नहीं पकड़ पाए। कौन, शाहबाज खान।
भामा शाह ने किस गांव में महाराणा प्रताप को धन भेंट करके आर्थिक सहायता दी? चूलिया ग्राम में। देखिए, इनके जन्म की बात करें तो भामा शाह का जन्म 1547 में हुआ था। एक ओसवाल परिवार में हुआ था, ओसवाल परिवार में, और इनके पिता का नाम भारमल था और इन्हें राणा प्रताप ने अपना प्रधान बना लिया था बाद में। पहले इनके प्रधान कौन थे राणा प्रताप के? महासहानी रामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शाहबाज खान दूसरी बार और तीसरी बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कब आया या कब भेजा गया? शाही सेना के साथ 15 दिसंबर 1578 को आया और तीसरी बार आया 15 नवंबर 1579 को। दिवेर राजसमंद का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? दिवेर का युद्ध जो है वो अक्टूबर 1582 को होता है महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खान के बीच में। और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को प्रताप की विजय का प्रतीक समझा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद प्रताप की जो ख्याति थी, यश था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान किसे बनाया? चावंड को अपना निवास स्थान बनाया था। अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो अकबर का प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम अभियान था वो 5 दिसंबर 1584 को आमेर राजा भारमल के जो छोटे पुत्र थे जगन्नाथ कछवाहा, उनके नेतृत्व में हुआ था। किस युद्ध में राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने विशेष वीरता का प्रदर्शन किया? दिवेर के युद्ध में। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। चावंड को महाराणा प्रताप ने किससे जीता था? लूना चावंडिया से जीता था 1585 में। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी चावंड थी और कहां पे था चावंड? उदयपुर में। महाराणा प्रताप ने चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी कब बनाया? ये बनाया था 1585 में। देखिए, चावंड की अगर हम बात करें तो अंतिम अपने जो वर्ष थे 12 वर्ष वो प्रताप ने कहाँ बिताए? चावंड में बिताए। और अमर सिंह की बात करें इनके पुत्र की, तो इन्होंने अपने जो राजकाज के पहले 16 वर्ष है वो कहाँ बिताए? चावंड में। ठीक है, टोटल 28 साल तक। तो चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने साल रहा? 28 साल। महाराणा प्रताप का देहांत कब और कहां पर हुआ? 19 जनवरी 1597 को हुआ चावंड में, उदयपुर में। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? छतरी बनी हुई है बांडोली गांव, ये चावंड से थोड़ी ही दूर है। महाराणा प्रताप की धर्मनिरपेक्षता किस बात से सिद्ध होती है? देखिए, इन्होंने हकीम खां सूर को हल्दी घाटी के युद्ध में अगली पंक्ति पर खड़े किया और जो नसीरुद्दीन था चित्रकार, जिसे नसीरदी भी कहा जाता था, उसको महत्व प्रदान किया। तो ये महाराणा प्रताप की धर्मनिरपेक्षता इस बात से हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अंतिम प्रश्न है, महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर की छतरी कितने खंभों की है? बांडोली जो कि उदयपुर में है, इसकी छतरी है 8 खंभों की। आज के लिए इतना ही। 78 प्रश्न है। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है, प्लीज अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर किया करें। देखिए, आप शेयर बहुत कम करते हैं, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि और बढ़िया वीडियो जो है, बढ़िया मैटर जो है वो आपको पढ़ाया जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिले। साथ ही एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें जो नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ताकि जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।